नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के हम हाजिर हैं आपके सबके बीच। और आरक्षण का मुद्दा जो है आए दिन सुर्खियों में बना रहता है और उसी से संबंधित ये खबर है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी जो है रिसेंटली अपने यहाँ ओबीसी आरक्षण का जो कोटा है वो बढ़ाने का प्रावधान किया है। इसी से संबंधित ये मुद्दा है जो हम आज देखेंगे। साथ ही साथ इस करंट के मुद्दे के साथ साथ आरक्षण का क्या प्रावधान है, क्यों दिया जाता है और इसमें जो प्रमुख वाद रहे हैं अब तक, जो निर्णय रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं, उसे भी हम लोग देखते हुए आज चलेंगे। तो तेलंगाना के जो सीएम हैं रेवंत रेड्डी ने सोमवार को विधानसभा में ऐलान किया कि उनकी सरकार राज्य में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण सीमा 23% से बढ़ाकर 42% करने जा रही है। तो ये 23% से बढ़ाकर 42% करने जा रही है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमें ये जानना कि आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई जा रही है कैसे बढ़ाई जा रही है और किस बिहा पर बढ़ाई जा रही है, इसके संबंधित क्या प्रावधान है। तो चलिए बात करें। तो यदि यह लागू हो जाता है तो राज्य में आरक्षण की सीमा 62% हो जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन हो जाएगा। इंदिरा साहनी का वाद आप लोगों को याद होगा और उस समय कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, निर्णय दिया था कि जो आरक्षण की सीमा है वो मैक्सिमम 50% होना चाहिए। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो जो है 50% होना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी कोटा बढ़ाने का वादा किया था और उसी वादे को पूरा करने के लिए ये बिल लेकर के आई है। तो तेलंगाना सीएम ने अभी विधानसभा में बोला है कि राज्यपाल को 42% आरक्षण का नया प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 42% किया जाएगा। सत्ता संभालने के तुरंत बाद हमारी सरकार ने जाति जनगणना शुरू की। इससे पहले कि कांग्रेस सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 37% तक बढ़ाने के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था। यह सरकार के पहले प्रस्ताव को वापस ले रही है। सरकार जो है अब पहले के प्रस्ताव को वापस ले रही है, अब 42% आरक्षण का नया प्रस्ताव भेज रही है। और गवर्नमेंट का कहना है वहाँ पर कि हम ओबीसी आरक्षण को 42% बढ़ाने के लिए आवश्यक कानूनी सहायता भी लेंगे। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण हासिल नहीं हो जाता। तो ये तो रही वहाँ के गवर्नमेंट की बात। एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो अभी जो है वहाँ पर एक सर्वे कराया गया, जाति आधारित सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें 3,54,77,554 व्यक्ति शामिल हुए थे और 96.9% घर को इसमें शामिल किया गया था। इसमें जो है ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 56.33% है और अनुसूचित जाति 17.43% है और अनुसूचित जनजाति 10.45% है। साथ ही साथ अन्य जातियाँ 15.79% है। तो ये तो देख लिया हम लोगों ने सर्वे जो अभी हुआ और वहाँ पर जो कराया गया उसका रिपोर्ट। साथ ही साथ विधानसभा में तो ओबीसी आरक्षण वाला बिल पास हो जाएगा, लेकिन इसके लागू होने के बाद तेलंगाना में आरक्षण की सीमा 62% पहुँच जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होगा। अब आगे क्या प्रावधान हो सकता है? तो आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन और केंद्र सरकार की मंजूरी की ज़रूरत होगी। ऐसे में यह विधेयक लागू हो पाएगा या नहीं, इसे लेकर के बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो विपक्ष में है उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। चलिए, तो इससे पूर्व जो है बिहार में आरक्षण 75% हुआ था
कोर्ट ने रोक लगाई थी। तेलंगाना से पहले बिहार में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की कोशिश की गई थी। बिहार विधानसभा में 9 नवंबर 2023 को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पास हो गया था। इसमें जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के 10% कोटे को मिलाकर बिहार में कुल रिजर्वेशन 75% किया जाना था। यह आरक्षण के लिए तय अधिकतम सीमा यानी 50% से काफ़ी ज़्यादा था। हाईकोर्ट ने पहले इस पर रोक लगाई थी। तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था और जुलाई 2024 में पटना हाईकोर्ट के इस कदम को खारिज कर दिया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार का यह कदम संविधान के द्वारा दिए गए समानता के अधिकार में दखल देगा। 2015 में भी हरियाणा गवर्नमेंट में जाट आरक्षण का प्रावधान लाया गया था और उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। तो ये सब प्रमुख मुद्दे हैं। भारत में आरक्षण की बात करें तो भारत में आरक्षण एक सकारात्मक कार्रवाई की एक प्रणाली है जो लोगों में कुछ समूहों को शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में तरजीही उपचार प्रदान करती है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि भारत के लिए आरक्षण क्यों आवश्यक है। तो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से कारण हैं जो आरक्षण के लिए आवश्यक बनते हैं। तो आरक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? तो ऐतिहासिक अन्याय यानी कुछ ऐसी जातियां रही हैं भारत में जो उनके साथ पूर्व में मतलब जो अभी तक का समय बीत गया आज़ादी के पूर्व उनके साथ अन्याय हुआ। तो आरक्षण ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और दलितों और आदिवासियों जैसे हाशियों पर पड़े समुदायों के लिए अवसर प्रदान करने का एक तरीका है। साथ ही साथ जाति व्यवस्था को समाप्त करना। जाति व्यवस्था को लंबे समय से भारतीय समाज का हिस्सा रही है। जाति व्यवस्था ने पारंपरिक रूप से कुछ समूहों को निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति में रखा है। जब देखते हैं कि हमारा जो प्रारंभिक समाज था वो तो वर्ण व्यवस्था था। गुप्त काल आते आते जाति व्यवस्था घर कर गई और इस तरीके से घर कर गई कि उसकी जड़ें इस तरीके से पैर पसारती जा रही हैं कि आज वो विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। और जाति है कि जाति नहीं, आज भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जातिगत भेदभाव होता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करना था। आरक्षण का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को अवसर प्रदान करके सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना था। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी यानी आरक्षण शिक्षा और रोजगार में वंचित समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। पूर्वाग्रहों और भेदभाव को मिटाना जैसे आरक्षण भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर पड़े समुदायों को उनकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर अवसरों से वंचित न किया जाए। आरक्षण का लक्ष्य क्या है? तो आरक्षण का लक्ष्य जो है राष्ट्रीय एकता व अखंडता सुनिश्चित करना है। ये कैसे होगा? राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित कैसे होगा? जो समानता की बात करते हैं ना, समानता, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो वहाँ पर समानता की बात आती है। आर्टिकल 14 से 18 तक। तो इसमें तो एक होता है संवैधानिक समानता, संवैधानिक समानता, ये तो हमारे संविधान में वर्णित है। एक होता है तात्विक समानता। तात्विक समानता, तात्विक समानता क्या है? जब हम सामाजिक रूप से या और आर्थिक रूप से समानता स्थापित कर देंगे तब जो है संवैधानिक समानता की ओर बढ़ते हैं।
और उस कड़ी में जब हम तात्विक समानता स्थापित करते हैं, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से समान, सभी लोग समान जब हो जाएंगे, तो किसी भी देश के नागरिक होंगे वो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेंगे, अखंडता सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर इसका लक्ष्य ही है राष्ट्रीय एकता व अखंडता को सुनिश्चित करना, साथ ही साथ शासन में विश्वास हासिल करना। यदि समाज में कुछ ऐसे वर्ग रह जाएं जिन्हें विकास की मुख्य धारा से न जोड़ा जाए, तो वो क्या होगा, शासन में विश्वास नहीं रखेंगे और ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरे लक्ष्य की बात करें तो समाज में जाति की अवधारणा को कम करने का काम करना, और ये मानना था उस समय संविधान निर्माताओं का कि जब हम आरक्षण देंगे तो इसके जरिए जाति की जो अवधारणा है वो कम होगी। लेकिन आज के डेट में ये बल्कि कम न होकर के बढ़ता ही जा रहा है। और आर्थिक असमानता को कम करना ये भी इसका मूल लक्ष्य था। और अंत में तात्विक समानता एवं तात्विक न्याय स्थापित करना, यानी हम सही मायने में तात्विक समानता, आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता लाएं, साथ ही साथ न्याय भी सुनिश्चित कराएं। तो आरक्षण का ये लक्ष्य जो है, ये प्रमुख 5 लक्ष्य हैं। चलिए, तो भारत में आरक्षण नीतियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है उसके बारे में देख लें। तो भारत में आरक्षण नीतियों की एक जटिल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है तथा उनके विकास में कई कारकों का योगदान रहा है। जैसे स्वतंत्रता से पहले देखें तो 1882 का समय जाति के आधार पर आरक्षण की अवधारणा पहली बार 1882 में विलियम हंटर एवं ज्योतिबा फुले द्वारा प्रस्तावित की गई थी। फिर आता है 1909 का समय। ब्रिटिश राज ने 1909 में 9 के भारत सरकार अधिनियम में कुछ समुदायों को पृथक निर्वाचिका देकर आरक्षण के तत्वों को शामिल किया था। 1902 का समय आता है। कोल्हापुर के महाराज राजश्री साहू ने 1902 में गैर ब्राह्मण और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की भी शुरुआत की थी। 1921 का समय गैर ब्राह्मण जातियों के दमन के खिलाफ 1 दशक लंबे सामाजिक न्याय आंदोलन के बाद मैसूर ने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की शुरुआत की थी 1921 में। उसके बाद 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने गैर ब्राह्मण हिंदुओं को 44%, ब्राह्मणों, मुसलमानों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों को 16% और अनुसूचित जातियों को 8% आरक्षण प्रदान किया था। 1932 में मैकडॉनल्ड यानी कम्युनल अवार्ड में दलितों सहित दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। हालांकि बाद में पूना पैक्ट जब होता है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, तो पूना पैक्ट ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया और साथ ही साथ दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि की गई। 1935 का समय आता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों को पृथक निर्वाचिका देकर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया। साथ ही साथ स्वतंत्रता के पश्चात की बात कर लें तो कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो 1951 का समय भारत में जाति आधारित आरक्षण को वैध बनाने के लिए संविधान में पहला संवैधानिक संशोधन किया गया। उसके बाद समय आता है 1990 और जब ओबीसी आयोग बना था काका कालेलकर की अध्यक्षता में, उसके प्रावधानों को सरकार ने लागू नहीं किया। तत्पश्चात बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में मंडल कमीशन बना था पिछड़े जातियों की पहचान करने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने सिफारिश की थी। तो 1990 में बीपी सिंह की सरकार में 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया और यह मंडल आयोग की सिफारिश 1979 की सिफारिश को लागू किया गया। और उसके बाद जो 1992 का मामला आता है, ये मंडल और कमंडल का मामला चलता है बड़े ज़ोरों से और मामला कोर्ट में जाता है। उसी समय इंदिरा साहनी केस होता है 1992 में और निर्णय दिया इस दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ने
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और क्या क्या निर्णय दिया, तो आरक्षण की सीमा जो है 50% से अधिक नहीं होगी। साथ ही साथ पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्रीमी लेयर की अवधारणा शुरू की गई तथा यह निर्देश दिया गया कि पिछड़े वर्गों की पहचान करते समय ऐसी क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाए। खाली पदों यानी बैकलॉग के मामले में कैरी फॉरवर्ड नियम वैध है, लेकिन किसी भी मामले में 50% नियम के मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। इसने उच्च जातियों के गरीबों के लिए 10% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने के कदम को खारिज कर दिया था। बाद में आता है 2006 का मामला, नागराज केस का फैसला। और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राज्य अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि कोई राज्य ऐसा प्रावधान करना चाहता है तो उसे वर्ग के पिछड़ेपन का मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा और सार्वजनिक रोजगार में अपना अपर्याप्त प्रतिनिधित्व साबित करें। साथ ही साथ प्रशासन की कार्यकुशलता पर कोई जो है बाधा न उत्पन्न हो, इसका भी ध्यान रखें और प्रमोशन में आरक्षण दे सकते हैं। 2006 में ही केंद्रीय शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2006 में केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 2018 का मामला आता है, जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस का फैसला। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने यह भी माना कि क्रीमी लेयर का बहिष्कार SC/ST तक फैला हुआ है, इसलिए राज्य SC/ST व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकता है जो अपने समुदाय की क्रीमी लेयर से संबंधित हैं। फिर आता है 2019 का मामला, जब भारत सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी EWS को 10% आरक्षण का प्रावधान किया। यह पहली बार है जब आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण बढ़ाया गया था। 2019 में लोकसभा और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण केवल 1960 तक था, लेकिन इसे हर 10 साल में बढ़ाया जाता रहा है। सबसे ज़्यादा विस्तार 2019 में किया गया और यह 2030 तक वैध बना हुआ है। और 2021 का समय 102वां संविधान संशोधन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने की अनुमति देता है। साथ ही साथ 2022 का समय जनहित अभियान बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा है। साथ ही इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण को वैध ठहराया था। तो ये था दोस्तों आरक्षण से संबंधित कुछ प्रावधान, और अभी तेलंगाना गवर्नमेंट का जो बिल आया है उससे संबंधित, और आरक्षण पर फिर कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और किस तरीके की समानता लाना चाहते हैं, आरक्षण क्यों ज़रूरी है, किस लिए देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप अपने जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें। साथ ही साथ आप लोगों से विशेष अपील कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।